Yes, ma'am. We are live now. We can start. श्योर सर। सत्यना काइंडली ना स्लाइड शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना। जी मैम, मुझे जस्ट ओनली 1 मिनट दीजिएगा। यस मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू नो, माय नेम इज मुस्कान और आई एम वन ऑफ द मॉडरेटर ऑफ आईकोड ग्रुप। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड ग्रुप का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो आईकोड ग्रुप का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईकोड ग्रुप का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड पे हम अपनी नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस कराना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सर नेक्स्ट। ऑलराइट, सो आईकोड ग्रुप का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकोड ग्रुप में दिन में 15 सेशंस होते हैं पर डे, एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप होती हैं। वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं और पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के कोर्सेज अरेंज करवाए जाते हैं नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा इस वक्त आईकोड ग्रुप पे आर्ट्स और डुओलिंगो के सेशंस जो हैं रन करवाए जा रहे हैं जो 100% फ्री हैं और जीएससी लीड कोड जैसे मल्टीपल सेशंस आईकोड पे कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम बिग टेक कंपनीज के इंटरव्यूज को क्रैक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर सकें। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और जनरेटिव एआई जैसे एडवांस कोर्सेज आईकोड पे रन किए जाते हैं। और अगर हमारी लाइव सेशन मिस हो जाता है और हम क्लास में अपीयर नहीं हो पाते समहाउ किसी रीजन की वजह से, तो हम उसके लाइव जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमारे एफबी पेज में मौजूद होती हैं, तो हम इसे सेशन के बाद वहां से वॉच कर सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये एफबी पेज में है, आईकोड के ऑफिशियल पेज पे, तो हम वहां से उन्हें देख सकते हैं। जी सर नेक्स्ट कीजिएगा। तो बात करते हैं आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन में। इसके अलावा आईकुड गुरु सपोर्ट करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएस से। आईकुड गुरु जो है वो स्टूडेंट्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि आईकुड गुरु स्टूडेंट्स की हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स में। और बात करते हैं अब एक बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट की, जो कि है CS50 पजल डे, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करवाती है। और इस पजल में इस इवेंट में 9 पजल्स होते हैं और हमारी जो टीम है वो 2023 में सक्सेसफुली 9 पजल्स को सॉल्व किया था। वो 9th, पाकिस्तान का जो रैंक बना था वो 9th बना था। और अगर बात की जाए 2024 की, तो इस साल पाकिस्तान का जो रैंक है वो इस इवेंट में सेकंड पे आया था, क्योंकि पाकिस्तान की 60 टीम्स ने विन किया, जिसमें से 38 टीम्स आईकोड ग्रुप की थी और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट कोडिंग प्लेस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है। सो ओके, आई थिंक मैम का इंटरनेट। जी मैम। ऑलराइट, सो पाकिस्तान से 11 जो है वो टीएस सिलेक्ट हुए थे और उनमें से 10 आईकोड ग्रुप के थे। और इस साल की बात की जाए तो पाकिस्तान से 72 मेंटर्स और टीएस जो है वो सिलेक्ट हुए कोडिंग प्लेस में। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी हाईलाइट हुई थी ये न्यूज। उसके अलावा 301 स्टूडेंट जो है आईकोड गुरु से पार्टिसिपेट किया था उन्होंने गूगल कोड जैम में 2023 में।
वी आर वेटिंग फॉर सम अदर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स कि हमारे जो बहुत ज्यादा से पार्टिसिपेंट्स है, बड़ी तादाद में उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 3 इंटर्न्स जो है वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में अब वो दे भी गए थे एक इंटरनेशनल हैकाथॉन को विन करने के नतीजे में। जी सर। नेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट। सो फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूएसए। सो आईकोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर किया फॉल के इस सेशन में, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल थे, कायद आजम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल थे, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल थे, जिनका कुछ प्रोफाइल इस तरह से था कि सीजीपीए की रेंज 3.1 टू 3.8 थी, आईएलटीएस रेंज 6.5 टू 7.5 थी, पब्लिकेशन और जीआरई कोई नहीं था, स्टडी गैप उनका काफी ज्यादा था 1 टू 15 ईयर्स, और दे रिसीव 100% फ्री वेवियर फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर, और स्कॉलरशिप स्टाइपेंड उनका $1100 to $3000 पर मंथ था, और उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। सो फॉल 2024 के ये पार्टिसिपेंट्स थे जो उन्होंने 18 यूनिवर्सिटीज को एडमिशन सिक्योर किया। और बात करूं मैं स्प्रिंग 2025 की, तो आईकोड गुरु के 5 स्टूडेंट्स ने 5 यूएस की यूनिवर्सिटीज में स्प्रिंग में भी एडमिशन सिक्योर किए हैं। नेक्स्ट। तो इस वक्त आईकोड ग्रुप पे जो करंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो ये हैं कि अभी आईकोड पे वर्ड प्रिंट है तब सर पीछे की जगह। तो आईकोड ग्रुप में इस वक्त जो है वो करंट अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि हैकाथॉन जो है वर्डप्रेस डेवलपर्स का इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और 4 जो हैकाथॉन्स हैं वो सक्सेसफुली जो हैं वो पास हुए हैं, और डेडलाइन जो है वो 4 नवंबर है। तो जिन पार्टिसिपेंट ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो आईकोड ग्रुप पे सिलेक्ट चैनल्स पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। और एक दूसरी अपॉर्चुनिटी यूएस बर्कले कोडिंग कंपटीशन, सॉरी यूसी बर्कले कोडिंग कंपटीशन फॉल 24, जिसकी डेडलाइन है 13 नवंबर। इस पे आईकोड गुरु ने प्रॉपर वेबिनार और अरेंज किया था, जिसपे हमें प्रॉपर इसकी डिटेल मौजूद है, आप अभी पे इससे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा 9 PM सेशंस जो है ट्रेनिंग सेशंस वो यूसी बर्कले कोडिंग कंपटीशन के रन किए जा रहे हैं इस टाइम पे। और इन अपॉर्चुनिटीज को अगर हम सिक्योर करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स हैं ये होंगे कि हमारी जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होगी, हमें टीम वर्क में काम करना आएगा, हमारा एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है हमारी वो इम्प्रूव होंगी, और डेफिनेटली हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड होगा। नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच। आई कोड ग्रुप रजिस्टर करने के लिए आप इस लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं और एफपी पेज को भी विजिट कर सकते हैं। आज का जो वेबिनार टाइटल है वो है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीमिंग, जनरेटिंग पर्सनलाइज्ड मीडिया ऑन योर डिवाइस। जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर गुलाम मुश्तबा हैं, और वेबिनार को शुरू करने से पहले और सर को टेक ओवर करने से पहले मैं छोटा सा सर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि सर का एक्सपीरियंस और सर की एजुकेशन क्या थी। सर ने जो अपना बीएस है वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी से किया है कंप्यूटर साइंस में, और सर का जो मास्टर्स है वो इंडस यूनिवर्सिटी कराची से है कंप्यूटर साइंस में, और सर की जो डॉक्टर डिग्री है पीएचडी की डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है गंचन यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से। और अगर मैं सर की वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा है और हमें सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो सर की जर्नी स्टार्ट होती है एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैम्बियस टेक्नोलॉजी, जो कि 2013 में सर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और एज अ डेवलपर सर ने काम किया है द गेम स्टोन स्टूडियो में पाकिस्तान में, और सर ने कई यूनिवर्सिटीज में एज अ लेक्चरर पढ़ाया है। और 2015 से सर ने इंडस यूनिवर्सिटी, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में एज अ लेक्चरर पढ़ाया। उसके बाद सर ने एज अ GRA ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर
गंजन यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया जो है ज्वाइन की। और सर ने फिर 2019 में एज अ विजिटिंग रिसर्चर ही वर्क एज चंगकुंकन यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, और सीनियर रिसर्चर है सर डेल्टा एक्स के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सर रिसर्च इंजीनियर रह चुके हैं गैलवियर स्टूडियो के। और सर जो हैं उनकी सर पोस्ट डॉक रिसर्चर रहे हैं वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी यूएस के। और करंटली सर काम कर रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिजिस यूनिवर्सिटी यूएसए। सो सर हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस वेबिनार में। और सो सॉरी अबाउट दैट कि पीछे से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। तो हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज वेलकम टू जॉइन मी सर गुलाम मुश्तबा। तो सर ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुस्कान एंड आईकोड गुरु की टीम ने कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस वेबिनार के लिए। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अगेन रिपीट करते हूँ कुछ चीज़ें जो पहले ही मुस्कान ने कही हैं। अगर मेरा आवाज़ सही आ रहा है तो नहीं आ रहा तो प्लीज़ काइंडली मुझे बता दीजिएगा, या कोई डिस्ट्रप्शन इंटरनेट में तो मैं अपना कनेक्शन चेंज करूँगा। तो करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रेजिस यूनिवर्सिटी में, डेटा साइंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग में, जहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का कोर्स, और अभी एक नया कोर्स है इथिक्स इन डेटा साइंस, इथिक्स इन प्राइवेसी इन डेटा साइंस कोर्स पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियसली मैं वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एज ए पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर था, वह जहाँ पे मैंने मेडिकल इमेजेस पे काम किया। प्रीवियस उससे पहले मैं कोरिया में था। तो जो आपने अगर नाम सुना होगा स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स सीरीज की, तो ये वही कंपनी है गुलिवर स्टूडियोज जिसने वीएफएक्स बनाए थे। तो मैं काम कर रहा था डिजिटल ट्विंस पे, या हम कहते हैं डिजी ट्विन भी होता है, या डिजिटल ह्यूमन भी होता है, या इस काइंड ऑफ अवतार। तो ये मेरी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है आफ्टर माय पीएचडी। ओवरऑल मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें इंडस्ट्री हो गया, एकेडमिया हो गया, इंडस्ट्री एंड अगेन एकेडमिया। मैंने ऑलमोस्ट 10 पेपर्स पब्लिश किए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। मैं करंटली सीनियर मेंबर हूँ आई ट्रिपल ई का, और अलॉन्ग विद द AICF का मेंबर भी हूँ। मैं मेरी जो बेसिक जर्नी है, मैं अपना मतलब कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मैं थोड़ा आपको बताता जाऊँ। मैं बेसिकली दादू सिंध से बिलोंग करता हूँ। आप अगर यहाँ पे सिंध का मैप में देख सकते हैं ना, जामशोर के नज़दीक दादू है। मेरी जो ओवरऑल इंटरमीडिएट तक मेरी तालीम है, वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में हासिल की है। और उसके साथ बाद में मैंने मेरी बैचलर में मैंने स्कॉलरशिप विन की थी। ये आप मुशर्रफ के टाइम पे आपने अगर नाम सुना हो इसका आईसीटी स्कॉलरशिप का, तो वो मैंने स्कॉलरशिप विन की थी। साथ में उसके बाद मास्टर्स मैंने सेल्फ फंडेड की है, मतलब मैं जॉब भी कर रहा था, उसके साथ मैंने खुद ही पे की है। पीएचडी अगेन मेरी स्कॉलरशिप पे है। तो मोस्ट ऑफ माय मतलब एजुकेशन है वो मेरी फ्री है। ये मेरा हाई स्कूल है, ये दादू का एक कॉलेज है जो वेल नोन कॉलेज है, उस्ताद बुखारी के नाम से। और दादू इटसेल्फ बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ पे आपने अगर किसी का नाम सुना हो, गोरख हिल का नाम सुना हो, वो सबसे फेमस जगह है दादू में। अगर किसी ने घूमना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड देम टू विजिट सम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन 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 द दादू। मीनवाइल मेरा जो मैं रिसर्च करता हूँ नॉर्मली कंप्यूटर विजन पे, विजन एरिया पे, वीडियो एंड ऑडियो एनालिसिस अलॉन्ग विद मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस, मल्टीमीडिया रिट्रीवल। वो हम कुछ एग्जांपल हम पीएचडी का मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी में मैंने क्या किया, जो अभी तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसी के ऊपर, मोबाइल कंप्यूटिंग पे और ऑन डिवाइस कंप्यूटेशंस पे। मोबाइल कंप्यूटिंग और ऑन डिवाइस कंप्यूटेशन इस तरह से कि आपका जो डेटा हो वो, या आपकी जो कंप्यूटेशनल प्रोसेस हो, वो आपके हार्डवेयर पे हो, ना कि क्लाउड पे या किसी और कंप्यूटर मशीन्स पे या सर्वर्स पे हो। मिसाल के तौर पे आपने अगर वीडियो जनरेट, अगर किसी के पास आईफोन है, वो एक पर्सनलाइज वीडियो जनरेट करता है, या एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको,
एक काइंड ऑफ वीडियो जनरेट होती है जो आपकी रिसेंट पिक्चर्स आपने कैप्चर की होती हैं, अगर आपकी बैटरी फुली चार्जेड है उस तरह से। तो वो जो सारी प्रोसेसिंग है आपकी स्मार्टफोन पे ही प्रोसेस होती है, वो क्लाउड पे प्रोसेस नहीं होती। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे ये एक काइंड ऑफ वेबिनार है और इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें क्लाउड पे जा रही हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है फेसबुक पे जा रही है, कहीं और यूट्यूब पे आपने अपलोड की होंगी, इस तरह से। मेरी जो हॉबीज़ है, मैं यूज़ टू मैं गेम डेवलप्स करता था, अभी भी कभी कभी करता हूँ जब भी टाइम होता है। मुझे शौक है हिस्ट्री और रिलीजन्स पढ़ने का, क्योंकि ये ही दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, और इसी से ही इंसान ग्रो करता है। मैं चेस खेलता था, अभी भी कभी कभी खेलता हूँ। और आई यूज़ टू डू एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग इन सेंस लाइक मैं मतलब घूमने का शौकीन हूँ। ठीक है, कहीं पे ये नहीं है कि कोई प्लान हो, कोई चीज़ हो, उससे पहले ही मैं कहीं पे भी मतलब घूमने चल चला गया। काफी यहाँ और कागज रहने दो। आई यूज्ड टू प्ले गेमिंग इन 2000 टिल 2013। आई वाज गुड इन दैट, मैं मतलब काफ़ी अच्छा था। अभी छोड़ दिए क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल रिसर्च का मैं आपको बताऊंगा कि ये जो न्यू ट्रेंड्स हैं या फ्यूचर की हम किस तरह से ये जनरेट होगे, पर्सनलाइज मीडिया कैसे जनरेट होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, काइंडली आस्क मी एट दैट टाइम, क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल टर्म्स में यूज़ करूं जो आपको नहीं पता हो, तो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन। सो मोटिवेशन ये है कि भाई हमारे जो पर्सनलाइज मीडिया हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो ओवरऑल 82 ग्लोबल ट्रैफिक है 2022 में, यहाँ पे कि हमारा जो ओवरऑल, इवन हम ये जो जूम पे वीडियो कर रहे हैं, ये भी एक मल्टीमीडिया का एक मीडियम है जहाँ पे हम मल्टीमीडिया को हम शेयर करें। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। लेकिन हमें जो कंटेंट चाहिए जो हमारा रिलेवेंट हो, हमसे हमारे इंटरेस्ट से रिलेवेंट हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको सर्च करना, उनको उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ी पुरानी स्टैटिस्टिक्स हैं कि 400 आवर्स ऑफ वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑन एवरी मिनट। ये 2022 का स्टैटिस्टिक्स है या 2021 का है। तो अभी तो और भी ये ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पे और दूसरे फोरम्स पे। और यूज़र फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट कैप्चर फर्स्ट एंड फिल्टर लेटर। तो मेंटली, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑफन मींस नेवर इन द मोस्ट केसेस, मतलब उनको हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को नहीं मिल पाती जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं। आजकल जो एलएलएम की टूल्स की वजह से, जेनेटिव एआई की जो डिफरेंट टूल्स हैं, उनकी वजह से इंफॉर्मेशन का और फर्दर फ्लो हो गया है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये है कि आप जो हाइड्रेंट है उससे आप पानी पीना चाह रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। दिन ब दिन आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है इंटरनेट पे, और आपको सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं जी। असद, हेलो। सर प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक गलती से हो गया। ओके, सही है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमें सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मैंने थोड़ा अटेंड किया था, उसमें अभी काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर किसी ने कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्च करेगा कि उसमें इथिकल इश्यूज कौन से हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए, उसको रीराइट कैसे करना चाहिए, मोस्ट प्रॉबली आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक ब्लॉग पढ़ा था, एक न्यूज़ पढ़ी थी। अगर कोई इंटरनेट पे भी सर्च करे तो हाईली रिकमेंड कि 80% जो मैनेजर हैं इसमें आईटी में, वो वो एप्लीकेशंस रिजेक्ट करते हैं जिन्होंने कवर लेटर एआई एलएलएम टूल्स यूज किए कवर लेटर या सीवी जनरेट करने के लिए, सीवी प्रिपेयर करने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए। ऑलमोस्ट 80% आपकी सीवीज रिजेक्ट हो जाती हैं अगर आपने एलएलएम टूल्स यूज़ किए हैं। अब अगर 100% एलएलएम टूल्स किए हैं, मतलब उसमें आपने कोई अपना इंफॉर्मेशन नहीं की, बहुत जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, तो इट्स रियली इजी टू डिटेक्ट ऑनेस्टली। क्योंकि आपके ऑलमोस्ट जितने भी एलएलएम टूल्स हैं, अगर चाहे वो
टूल बाय टूल डिफरेंट है, लेकिन अगर चैट जीटीपी है, जिमनाई है, लामा है जो ओपन सोर्स है, अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं उनमें उन स्पेसिफिकली वो वही कीवर्ड बार बार यूज़ करते हैं, तो वो बहुत आसान है कि उन चीज़ों को ना ट्रैक करना और एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना। तो कहने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन का बहुत फ्लो ज़्यादा है और हमें सिर्फ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए जो sometimes it's really hard to find, or sometimes it required more efforts to find that kind of content. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम न्यूज़पेपर पे कोई न्यूज़ वेबसाइट पे जाते हैं, बीबीसी पे गए, कहीं पे गए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हमें नहीं पता कि मतलब ज़रूरत नहीं है कि लेट से यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, लेट से चाइना में क्या हो रहा है, और सो ऑन सो फोर्थ। मोस्ट प्रॉब्ली हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे से रिलेवेंट है, लेट से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में, केपी के में, सो ऑन सो फोर्थ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम सब कभी कभी हम डायरेक्ट हो जाते हैं। कभी हम ऐसी भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती या उस वक्त हमारे यहाँ काम की नहीं होती। लेट से अगर हम किसी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स होगा, हुलू हो गया, तो हमारे पास वीडियो का कैटलॉग बहुत ज़्यादा है, तो हमें नहीं पता लगता कि हमने कौन सी वीडियो देखनी है, रोमांटिक देखनी है, एक्शन सीन देखनी है, एक्शन में भी कौन सी मूवी देखनी है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम गेम कोई खेलना चाहें तो हमारे पास गेम की भी बहुत बड़ी लिस्ट है, उन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, और उनके साथ हमें उस वक्त टाइम लगता है प्रोसेस करने में कि हमें उस वक्त कौन सी गेम खेलनी है। अनटिल अनलेस आपने कोई एक गेम सिलेक्ट की हो, इंस्टॉल की हो या उसकी पे की हो, आप वो खेलते रहें। अगर आपने कोई नई चीज़ खेलनी है तो उसके लिए आपको फर्दर रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सी गेम अच्छी है, किसकी रेटिंग बुरी है, किसकी अच्छी है, और किस तरह से मैंने खेलनी है, क्या करना है। फिर मल्टीप्लेयर मैंने खेलनी है, दूसरे फर्स्ट पर्सन शूटर खेलनी है, किस तरह से वो गेम्स कौन सी और किस तरह से गेम खेलनी है मैंने। सिमिलरली अगर हम म्यूज़िक की बात करें, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, और कोई और स्पॉटिफाई वगैरह पे, तो हमारे पास गानों की बहुत सारी बड़ी कलेक्शंस होती है कि हमने कौन सी कैटेगरी के सुनने हैं, रोमांटिक सुनने हैं, सैड सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है, या हमने इंग्लिश में सुनने हैं, हिंदी, उर्दू, ठीक है, सिंधी, सराइकी, कौन से हमने गाने सुने हैं, और सिर्फ सिंपल म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ आजकल यूज़ होती है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप हर बंदे को एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस मिलती है, चाहे कोई भी बंदा हो। अगर यहाँ पे हम 60 हम यूज़र्स हैं, हम 60 अगर यूट्यूब का होम पेज खोलें, मोस्ट प्रॉबली हर किसी को डिफरेंट वीडियोज़ शो होंगी। उसका रीज़न ये होगा है कि हर इंडिविजुअल को उनके हिसाब से, उनकी प्रेफरेंसेस की और बिहेवियर के हिसाब से, बिहेवियर में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री आ जाती है, लोकेशंस वगैरह, उनके हिसाब से उनको हम वीडियो कंटेंट शो करवाते हैं, उनमें से सिलेक्ट करके रिकमेंडेशन सिस्टम्स में। उसका एडवांटेजेस ये होता है कि कस्टमाइज करते हैं कस्टमर की कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, टाइम ऑफ इंटरेक्शन। लेट्स से टाइम ऑफ इंटरेक्शन ये होता है कि आपने अगर एक यूट्यूब की वीडियो ऑन की है या प्ले की है, लेट्स से आपने उसको कितना देखा है। अगर 10 मिनट की वीडियो आपने किया, 10 मिनट उसको पूरा देखा है, 2 मिनट देखा है, या 30 सेकंड के बाद आपने उसको बंद कर दी, कुछ और चला दिया। तो ये भी चीज़ें हम जो अल्गोरिदम्स है वो ट्रैक करते हैं आपकी, आपने उसको लाइक किया है, कमेंट किया है, ठीक है, या शेयर किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी हिस्ट्री में ये सेव होती जाती हैं उन अल्गोरिदम में, रिकमेंडेशन सिस्टम के अल्गोरिदम में। और साथ ही मिसाल के तौर पे हम एज ए ह्यूमन, हम कोई यूनिक नहीं है, हम एक काइंड ऑफ क्लस्टर्स हैं डिफरेंट हैबिट्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा अंडर ग्रेड में या कहीं पे हम जाते हैं, हम आपस में जब दोस्त बन रहे होते हैं तो कहते हैं कि यार तुम्हारी आदतें काफ़ी मेरे से मिलती हैं, या तुम्हारी जो सिलेक्शंस हैं वो तुम्हें जो वही मूवी पसंद है जो मुझे पसंद है। तो इसका मतलब ये होता है कि समहाउ हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं, वो हम मैच करती हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक यूज़र ने अगर बनाना परचेज किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको कैरेट भी चाहिए होगी, या शायद उसको मिल्क चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में अगर किसी ने शूज़ परचेज किए, न्यू शूज़ परचेज किए हैं, तो उसके लिए उसको सॉक्स चाहिए,
ठीक है। तो ये इस तरह से हम दूसरे रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज करते हैं। उसके डिफरेंट अल्गोरिदम्स होते हैं, कंटेंट फिल्टर होता है, कोलैबोरेटिव फिल्टर होता है, कॉन्टेक्स्ट फिल्टर होता है, हाइब्रिड फिल्टरिंग होती है। इस तरह से एक डिफरेंट रिकमेंडेशन सिस्टम्स की कैटेगरी होती है। और ये रिकमेंडेशन सिस्टम ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशंस में अप्लाई हो रहे हैं। चाहे आप चाहे टिकट परचेज करें एयरप्लेन की, चाहे आप उबर यूज़ करना चाहे हो, चाहे आप न्यूज़ आर्टिकल, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हो, या लिंक्डइन में जैसे सोशल नेटवर्किंग में आ जाता है। हर जगह पे अभी ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज़ होते हैं। सबसे जो आजकल हाइप है या रिकमेंडेशन सिस्टम्स की, सबसे जो ज़्यादा यूजेबिलिटी या उसकी डिमांड है वो है टिकटॉक में। जो एडॉप्टेशन है लोगों को आ गई है टिकटॉक देखने में या यूज करने में। क्योंकि टिकटॉक का जो रिकमेंडेशन सिस्टम, उसका कंटेंट ठीक अच्छा है, नो डाउट, लेकिन उसका जो रिकमेंडेशन सिस्टम इज काइंड ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इवन इवन मेटा और दूसरी कंपनीज उन रिकमेंडेशन सिस्टम को कॉपी करना चाह रही थी हैं, और उनसे वो मतलब सीख रही हैं। जैसे रील्स आया था, कॉपी किया था उन्होंने। सॉरी। और इसके साथ हमारे पास जो है अब रिकमेंडेशन सिस्टम के साथ हमारे साथ जो एक और चीज़ ये राइज ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो हमारे पास जो वीडियो है उसका ओवरऑल राइज हुआ है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम के रील्स हो गए, ठीक है। और इस तरह से डिफरेंट जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जिस जो वीडियोस दिखाते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, हुलू हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया। तो हमारे पास ओवरऑल जो यूजर जो कंज्यूम कर रहा है आजकल, वो ज्यादा वीडियोस कंज्यूम कर रहा है कंपेयर टू अदर मीडियम। अदर मीडियम में मतलब टेक्सचुअल आ गया, जो दूसरी चीजें इंफॉर्मेशन आती हैं, जिसमें अब एक स्टेटिक्स है कि ऑलमोस्ट 6 आवर्स एक यूजर, एडल्ट यूजर वॉच करता है इन यूएसए ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग कंटेंट। हमें स्ट्रीमिंग क्यों चाहिए होता है, पर्सनलाइज मीडिया क्यों चाहिए? पर्सनलाइज मीडिया हमें इसलिए चाहिए कि हमें वन साइज, पहले जो यूजर्स हैं वो वन साइज फिट्स फॉर ऑल कंटेंट जनरेट होता है। उसका सिंपल सा एग्जांपल है वीडियो ट्रेलर्स या मूवी ट्रेलर। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो उसका मूवी ट्रेलर का ये है कि कोई भी मूवी न्यू आती है तो उसमें नॉर्मली 2 या 3 हमारे पास मूवी ट्रेलर्स होते हैं। तो सारे यूजर, जितने भी मिलियन बिलियन जितने भी यूजर्स हैं, उनको वही ट्रेलर देखना होता है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक यूजर को वो स्पेसिफिक ट्रेलर पसंद ना आए, मे भी दूसरे को वो ट्रेलर पसंद आए। तो इसका इश्यूज ये हैं कि हमें सारों को एक ही काइंड ऑफ कंटेंट हमें देखना होता है। जैसे अगर आप यूट्यूब की बात कहें तो हमें गिफ शो होती हैं या थंबनेल शो होती हैं यूट्यूब की, वो हमारे पास वन साइज फिट्स फॉर ऑल है। कि लाजमी तो नहीं है कि जितने भी हम यूजर्स हैं उनको सारों को वो थंबनेल पसंद आए। तो उनका यूज क्या होता है, हम क्यों करना चाह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सीटीआर, क्लिक टू रेशो, कि मैक्सिमम यूजर्स उस वीडियो को देखें, उस वीडियो कंटेंट को क्लिक करें। ये हमारा ओवरऑल गोल होता है, जिस तरह से उसकी वो पॉपुलैरिटी बढ़े, उसके हमारे क्लिक्स बढ़े। इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि हर यूजर एक ही यूजर को एक ही वीडियो को पसंद करे। फॉर एग्जांपल, एक वीडियो है जिसमें एक यूजर को शायद रोमांटिक एक्शन सीन्स पसंद हो, दूसरे को शायद हॉर्स राइडिंग सीन पसंद हो, डिपेंड अपॉन देयर प्रेफरेंसेस। इसको ये चैलेंजिंग क्यों है वीडियो पर्सनलाइज करना? उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, डिफरेंट इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। और सिंस ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें होती है वीडियोस में, तो इस इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टू जनरेट द पर्सनलाइज कंटेंट। कुछ उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर किसी ने नेटफ्लिक्स का आर्ट वर्क का पता हो, आर्ट वर्क का ये होता है, उन्होंने क्या कहते हैं, अगर किसी ने नेटफ्लिक्स यूज किया हो ना, तो कोई भी वीडियो होती है तो उसके ऊपर एक इमेज शो होती है। वो जो इमेज होती है वो उन्होंने पर्सनलाइज जनरेट की होती है, उनको नेटफ्लिक्स वाले उनको आर्ट वर्क कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ना काफी इंफॉर्मेशन का फ्लो है और डाइवर्स इनपुट है। तो इस वजह से हमारे पास जो कंटेंट को फाइंड करना इस एक्सट्रीमली चैलेंजिंग।
तो ट्रेडिशनल सोल्यूशन हमारे पास वीडियोस के दो फॉर्म्स होते हैं। जनरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स, एक को कहते हैं हम लॉन्ग फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स वो होती हैं जो जिनकी लेंथ लेस देन 10 मिनट्स हो, लॉन्ग फॉर्म जिनकी मोर देन 10 मिनट्स हो। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली इस एग्जांपल में हम लॉन्ग फॉर्म या फीचर लेंथ वीडियोस को हम टारगेट करें। फीचर लेंथ वीडियोस में कोई स्पोर्ट्स वीडियो आ गई, फुल फॉर्म वीडियो आ गई, या कोई मूवी आ गई, कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई, इस तरह से। तो हमारे पास ट्रेडिशनल सोल्यूशंस हैं, जिस तरह से अमेजोन के या हुलू के, या जिस तरह नेटफ्लिक्स का मैंने एग्जांपल दिया आर्ट वर्क का। तो नॉर्मली वो क्या होती है, वो वीडियोस ब्रॉडकास्ट करती हैं सर्वर साइट पे। अगर उन्होंने पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट करना होता है, तो सिंस दे कलेक्ट द यूजर डेटा, दे हैव ऑलरेडी वीडियो कंटेंट, तो वो बहुत थोड़ा आसान होता है उनके लिए। बहुत नहीं, काफी के हद तक आसान होता है उस कंटेंट से पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट करना। लेकिन उसके साथ काफी चैलेंजेस भी एसोसिएट हैं अगर सर्वर ड्रिवन सोल्यूशन पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो है यूजर प्राइवेसी का। सिंस यूजर्स को नहीं पता कि वो कौन सा और कितना कंटेंट जनरेट, सॉरी, कितना यूजर डेटा कलेक्ट करें। तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ एक रिसेंटली एक स्कैम वीडियो अपलोड की गई थी यूट्यूब पे, जो क्रिप्टो से रिलेवेंट थी। वो यूजर जिन्होंने वीडियो को लाइक किया था, कमेंट किया था, जस्ट वॉच किया था, यहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उन्होंने यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लेने को कहा था कि उन यूजर्स का हमें डेटा चाहिए। सिर्फ वीडियो वॉच करने का, लाइक कमेंट शेयर तो मतलब ठीक है, उसका तो है, आपका इंटरेक्शन है, आप किसी न किसी इम्प्लिसिट फीडबैक आप दे रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ वॉच करें, फिर भी वो आपका वो डेटा कलेक्ट करें। और इसके साथ दूसरे चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं कि ऑप्टिमल वीडियो लेंथ, फॉर एग्जांपल एक यूजर को 5 मिनट की समरी मतलब पसंद है, किसी को 10 मिनट की समरी है। तो हमारे पास 1 मिलियन यूजर्स हैं, तो 1 मिलियन यूजर्स की वीडियो जनरेट करना, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। और अगर हमारे पास एक ही वक्त में ओवरवेलमिंग यूजर्स आ गए, जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था, इवन नेटफ्लिक्स ने अपनी जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो उन्होंने रिड्यूस की थी, क्योंकि वो इतने ही ज्यादा यूजर वो उनके लिए प्रिपेयर नहीं थे जो ड्यूरिंग कोविड टाइम। अराउज हैंडल सेकेंडरी डिवाइसेस ये होता है कि आपने एक यूजर, लेट से अभी मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, अगर मैं मोबाइल फोन पे वो कंटेंट देखना चाहूँ, तो वो किस तरह से वीडियो मेरा कंटेंट जनरेट होगा। उसकी वजह यह है कि हम क्या करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग पे हर डिवाइस की स्पेसिफिक रेजोल्यूशन के हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से अगर मैं 4K वीडियो अगर स्मार्टफोन पे मैं डिलीवर करूंगा, तो उसकी ये इशू ये होगा कि उसकी जो बैटरी है वो ड्रेन जल्दी हो जाएगी, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। तो वो भी हमें देखना होता है कि उसकी हमें बैटरी ली, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के हमने कौन सी वीडियो रेजोल्यूशन हमने डिवाइस को प्रोवाइड करनी है। चैलेंजिंग टू गेट यूजर इमोशंस ये होता है कि अगर हमने कोई वीडियो देख रहे हैं, रोमांटिक सीन्स है या कोई सैड सीन है, तो यूजर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उस रिएक्शन के हिसाब से उनको हम डेटा को कलेक्ट करना और उसको हम प्रोसेस करना, जो जो अभी भी रिसर्च हो रही है। उसके साथ हमारा ओवरसीज यूजर बिहेवियर है। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का शायद एग्जांपल सुना हो, जो उन्होंने फेसबुक के मोर देन 50 मिलियन यूजर्स का डेटा यूज किया था ड्यूरिंग ब्रेक्सिट एंड फर्स्ट ट्रम्प इलेक्शन जो उसने विन किया था, इन ऑर्डर टू चेंज यूजर्स थिंकिंग। ठीक है, कि उनका हमने ओपिनियन को हमने किस तरह से उनको चेंज करना है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रिकमेंडेशन सिस्टम या पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट की वजह से हम ये चीजें भी कर सकते हैं। एंड वेस्ट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस तरह से है कि आपने FPS का शायद आइडिया हो। 1 FPS मीन्स, सॉरी, 25 FPS मीन्स एक सेकंड में 25 फ्रेम्स हैं। वीडियो क्या है होती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स हैं, कंटिन्यूस फ्रेम्स हैं। तो हमारे पास अगर 25 FPS है, मतलब एक सेकंड्स में 25 फ्रेम्स, तो हमें सारे अगर 1 मिनट की है, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय करें, 60 मल्टीप्लाई बाय करें 25, तो हमारे पास जो फ्रेम्स की जो साइज नंबर ऑफ फ्रेम्स है इज टू मच। ठीक है, तो उसका ये होगा, हमारे पास चैलेंजिंग होते हैं कि उसको हम किस तरह से हम प्रोसेस करें।
ये अभी तक किसी रिसर्चर ने इसको वो नहीं किया कि ये नई अप्रोच मैंने ही डेवलप की है। उससे पहले किसी रिसर्चर ने इसको नहीं किया, मतलब डेवलप नहीं किया स्पेसिफिकली टारगेटिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। आपने अगर यूट्यूब पे आपने यूज किया है तो ऊपर एक टाइमलाइन बार पे ना आपने थंबनेल देखी होंगी, ये टाइनी थंबनेल जो एक थंब के ऊपर मैंने शो करवा रहा हूँ। तो ये मैंने थंबनेल यूज किए हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्शंस, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज वीडियोस। तो ये स्पेसिफिकली 25 by 25 ग्रिड, इसको मैं थंबनेल कंटेनर कह रहा हूँ, और ईच जो टाइनी है 160 by 90, इसको मैं थंबनेल कह रहा हूँ। और ये बाय द वे थंबनेल मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया है। तो ये मैंने थंबनेल यूज किए इन ऑर्डर टू जनरेट द पर्सनलाइज कंटेंट फॉर द लॉन्ग फॉर्म और फीचर लेंथ वीडियोस, ठीक है। और उनको हम डिफरेंट कंटेंट, पर्सनलाइज कंटेंट मैंने जनरेट किया है। तो उसका एडवांटेज ये हो गया है कि इंस्टेड ऑफ में सारी वीडियो को या सारे फ्रेम्स को यूज करने के बजाय थंबनेल यूज किए, उससे मेरा फायदा ये हुआ कि जो ओवरऑल कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है वो कम चाहिए मुझे उस वीडियो को प्रोसेस करने के लिए। मुझे बैंडविड्थ भी कम रिक्वायर्ड होगी, और मुझे स्टोरेज भी कम रिक्वायर्ड। स्टोरेज मींस जो मेरा ऑन डिवाइस स्टोरेज है, जो हम सेटअप बॉक्स को कहते हैं, कहें, या हम स्मार्टफोन को कहें, या इवन हम लैपटॉप को कहें, जो हमारे अपने एक डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। बाय डूइंग सो मेरा एडवांटेज ये हुआ कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ यूजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मूवी ट्रेलर, एनिमेटेड गिफ, वीडियो थंबनेल्स, वीडियो समरी। हमारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो वीडियोस होते हैं वो चंक्स में स्टोर करते हैं। जनरली 10 सेकंड्स होता है, एक चंक होता है वीडियो का, जो अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं या कोई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो उससे ये है कि हम बजाय कि इंटायरली वीडियो को हम प्रोसेस करें, हम सिर्फ स्पेसिफिक वीडियो सेगमेंट्स को हमने कलेक्ट किया है और उनको हमने प्रोसेस किया है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बाय डूइंग सो मैंने क्या किया है कि बेस्ड ऑन यूजर्स प्रेफरेंसेस मैंने हर यूजर के लिए डिफरेंट कंटेंट जनरेट किया। चाहे फॉर एग्जांपल सेम वीडियो के लिए एक यूजर को एक्शन सीन पसंद है, दूसरे को रोमांटिक सीन पसंद है, तो दोनों को मैंने उस हिसाब से उनका थंबनेल गिफ हो गया, या एनिमेटेड गिफ हो गई, वीडियो ट्रेलर हो गई, वो मैंने जनरेट कर पाया। ये ओवरऑल एक प्रोसेस है या यूज केस स्टडी है। इसके जितने भी इसके कोड हैं वो मेरी गिटहब प्रोफाइल पे अवेलेबल हैं। अगर कोई यूजर, कोई बंदा उसको देखना चाहे, उसमें फर्दर रिसर्च करना चाहे, तो वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4-5 डिफरेंट वीडियोस हैं, और एक यूजर ने एक नंबर 2 वीडियो सिलेक्ट किया। बेस्ड ऑन देन मैंने उसको ना 5-6 डिफरेंट एक्शंस मैंने उसको सजेस्ट किए, और यूजर ने एक दूसरा एक एक्शन सेलेक्ट किया, लेट से हॉर्स राइडिंग का। उसके बाद जितना भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है। उसमें मतलब यूजर्स का कोई दखल नहीं है। उसमें यह है कि हमारे पास स्ट्रीमिंग में दो प्रोटोकॉल मशहूर हैं। एक को कहलाते हैं हम HLS, दूसरे को कहलाते हैं हम डैश। HLS नॉर्मली एप्पल के प्रोडक्ट जितने भी हैं, HTTP लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं उसको। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो HLS यूज करते हैं, या उनकी जो सेगमेंट की जो एक्सटेंशन है वो .ts भी होती है, या उनकी प्लेलिस्ट M3U8 इस तरह से होती है। और डैश की होती है, जो आप अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं या इस तरह से गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं जनरली वो डैश प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो मैंने क्या जनरेट किया, मैंने क्या किया, जो HLS क्लाइंट साइड है मैंने यूज किया जेटसन TX2 अपने एग्जांपल में। ये एम्बेडेड डिवाइसेस है, जो उसके बहुत लिमिटेड कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हैं। उसने क्या किया, मेरे एक HLS सर्वर साइड है वो मैंने विंडोज पे कॉन्फ़िगर किया है, जो लेटर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। वो HLS क्लाइंट साइड ने सारी जो मेरी थंबनेल कंटेनर्स हैं वो सर्वर साइड से डाउनलोड की। उसके बाद उस थंबनेल मैंने थंबनेल कंटेनर से एक्सट्रैक्ट की, और मैंने डीप लर्निंग का स्पेसिफिकली 2D CNN यूज किया, और प्रिपेयर की एक लिस्ट। ठीक है, वो लिस्ट में ये कहेगी कि ये थंबनेल 2 पे, थंबनेल 5, थंबनेल 10 पे कौन से सीन्स हैं, आइधर ये रोमांटिक्स हैं, एक्शंस हैं, और सारों की मतलब मैंने कैटेगरी जनरेट की है।
और यूजिंग दैट प्लेलिस्ट मैंने स्पेसिफिक सेगमेंट्स मैंने रिक्वेस्ट किए, और स्पेसिफिक सेगमेंट्स को मैंने फर्दर उनको मैंने प्रोसेस किया डिफरेंट पर्सनलाइज कंटेंट को जनरेट करने के लिए, जैसे वीडियो ट्रेलर हो गया, एनिमेटेड गिफ हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर है या उसका एक फ्लो है, जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड किस तरह से प्रोसेस हो रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सर्वर साइड मैंने यूज़ किया है, विंडोज़ की मशीन यूज़ की है, क्लाइंट साइड मैंने TX2 किया है, जेटसन TX2 यूज़ किया है, और मेरे जो कंटेंट है थंबनेल और एनिमेटेड थंबनेल और वीडियो सेगमेंट्स वो मेरे सर्वर साइड पे। मीनवाइल इंटायर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं वो क्लाइंट साइड पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऑरेंज बॉक्स है, इवेंट डिटेक्शन मॉड्यूल और पर्सनलाइज जनरेटर मॉड्यूल, ये इनको हम इनहांस कर सकते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन यूजर्स रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने अगर न्यूडिटी के डिटेक्ट करना है, तो मेरा जो मॉडल है मुझे ट्रेन करना पड़ेगा उस उन वीडियोस के ऊपर जो उनको वो फर्दर डिटेक्ट कर सके, और उस हिसाब से मैं डिफरेंट अगर कंटेंट जनरेट करना है या पोलरिफिकेशन करनी है, फर्दर उनको नहीं दिखाना है, कुछ और करना है, तो मैं उस तरह से उनको कर सकूं। ये एक सिंपल सा ये एक आइडिया है जो अभी पेटेंट मैंने जमा किया है उसमें, कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर, क्योंकि एक सेगमेंट्स में लाजमी नहीं है कि वो हम सारी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो, तो हम लाजम पॉसिबिलिटी है कि हम 5 सेकंड्स की हम यूज़ करें, और फर्दर हम 5 सेकंड्स हम उनको यूज़ ना करें। तो इनका हम किस तरह से इनको डिकोड करेंगे वीडियो सेगमेंट्स को, ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। ये ओवरऑल आर्किटेक्चर है जो मैं अभी तक मतलब रिसर्च कर रहा हूँ या डेवलप कर रहा हूँ प्रपोज आर्किटेक्चर का। यहाँ पे जो रेड बॉक्स आपको देख रहा है, जो ये प्रोफाइल एनालाइजर, मतलब सारी जो यूजर्स की डेटा है वो मैं क्लाइंट साइड पे स्टोर करूँ और उनको प्रोसेस करूँ, बजाय इसके कि वो सर्वर साइड पे हो, जैसे यूट्यूब है, जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे फेसबुक है। आपकी सारी जो डेटा है वो उन्होंने सर्वर साइड पे उन्होंने रखी होती है, और क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ की कोई ना कोई आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे आपका अटेंशन हो, चाहे आपकी प्राइवेट डेटा हो या प्राइवेसी हो, दूसरे अल्फाजों में। तो बजाय इसके में उनको हम सर्वर साइड पे रखें, हम उनको क्लाइंट साइड पे रखें, और फर्दर उनको हम प्रोसेस करें डिफरेंट कंटेंट जनरेट करने के लिए। ओवरऑल जो फ्यूचर, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ओवरऑल जो नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में जो चीज़ें डेवलप होंगी, जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी में हमारे पास MR VR, और अभी एक एक्सटेंडेड रियलिटी XR। एक्सटेंडेड रियलिटी का ज़्यादा होगा, जो अभी मेटा के ने भी एक अपना VR हेडसेट निकाला है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे जो फर्दर इनोवेशन होगी वो रोबोटिक्स है, जो हम देख रहे हैं वॉर्स में आजकल भी, और दूसरी जगहों पे भी हमारे रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के रोबोटिक्स, जिसमें ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं, FPV ड्रोन्स जिसको हम कहें, और दूसरे टाइप्स ऑफ ड्रोन्स के हैं, वो यूज़ हो रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस तरह से डिफरेंट हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, और किस तरह से हम चीज़ों को हम प्रोसेस करते हैं। जी, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप हैंड रेज करें। हम आपका नाम कॉल करते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, इट इज ग्रेट टू वालेकुम हैव सलाम। यू हियर। वालेकुम सलाम तो सर। स्टूडेंट्स जिन लोगों को नहीं पता, तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफा उन चंद पाकिस्तानियों में से एक हैं जिन्होंने USA के बाहर से PhD की और फिर USA में प्रोफेसर लगे। इट्स नॉट इजी, ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो और बहुत मोटिवेटेड हो। तो वी आर प्राउड ऑफ यू सर। नो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मैं मुझे याद है कि मैंने आपको कॉल की थी, कोरिया में था, आपकी गाइडेंस चाहिए थी। आई थिंक तलहा से भी मैं कनेक्ट था, आई थिंक। बिल्कुल
लीड कोड के हवाले से, तो वो बिल्कुल जी, बस। हम उस वक्त से कनेक्टेड है जब आईकोड गुरु स्टार्ट हुआ था और आप कोरिया में थे। जी जी, तो बस वो जिंदगी कहाँ से कहाँ लेके आती है, तो हम बस शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल। तो कंग्रेचुलेशन। तो सर, मैं भी इसी डोमेन में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको पिंक करूंगा 2-3 चीजें डिस्कस करने के लिए। जी जी, जरूर जरूर सर, आई विल बी हैप्पी सही टू है। हेल्प यू। जी 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 सर। श्योर श्योर, थैंक यू। चला स्टूडेंट्स, आस्क द क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, सर बड़े हेल्पिंग हैं, ही ऑलवेज responds very promptly. So feel free to add him to your LinkedIn account to seek guidance in future. क्योंकि जिस चीज के हम ख्वाब देख रहे हैं वो सर ने ऑलरेडी अचीव कर दी। बस सर अल्लाह की मेहरबानी में यही कहूंगा, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें प्लीज। जी सर, दानिश। सलाम वालेकुम सर मुस्तफ़ा, थैंक्स फॉर द सेशन। मेरा जो है आपके टॉक से ही सवाल है कि जो आपने एक चीज़ के बारे में कहा था, लाइक्स के बारे में, कि जो वीडियो के लाइक्स होती हैं वो इम्प्लिसिट हैं। वो मुझे ये पूछना था कि वो आपने उनको क्यों इम्प्लिसिट फैक्टर का बजाय से कि वो एक्सप्लिसिट हैं, क्योंकि यूज़र का बिहेवियर है वो। सही सही, आप सही कह रहे हैं। उसमें मैंने गलती, मतलब गलती हुई है, वो एक्सप्लिट है। मतलब एक्सप्लिट ये है कि वो यूजर खुद दे रहा है, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इम्प्लिसिट ये होती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सिस्टम के जरिए हम कलेक्ट करते हैं। आप सही कह रहे हैं, उसमें मैंने मतलब एंड या सही। जी एंड सर, मेरे मेरे दो और क्वेश्चन है, वो इसी से रिलेटेड हैं, वो आपके टॉक से ही हैं। जी जैसे कि जी आपने कहा कि जो आप जो गिफ्ट जनरेट कर रहे हो, क्या जी। कहते हैं, जो यूजर को आप दिखाते हो, वो वीडियो के अंदर से ही है या आपका मॉडल खुद जनरेट करता है? ये वीडियो से निकल के आती हैं। ठीक है, वो ओके। मतलब ये डिफिजन मॉडल्स नहीं है। डिफिजन सही मॉडल सही। इन सेंस मतलब कि मैं खुद उससे जनरेट करूं, या मॉडल उससे खुद से जनरेट करे। ये मोर हम्म रिलेवेंट के वो उससे ना, जो आपका रिलेवेंट सीन है या एक्शंस है, या कोई हम्म। ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन है, वो हमें उसको डिटेक्ट करूं, वो दिखाऊं। सही, तो मतलब इसका फ्लो ऐसा है कि जो टाइनी का क्या कहते हैं, जो थंबनेल जिनको आप कह रहे हो, जो यूट्यूब में टाइमलाइन पे आ रही हैं, आप जी। उन पे पहले डिटेक्ट करते हो कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंड फिर उन सेगमेंट्स को यूजर को दिखा देते हो बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस कि उन्होंने क्लिक क्या किया था। इसमें मैंने प्रेफरेंसेस इस तरह से यूज़ नहीं की। जो मैंने एक ओवरऑल आर्किटेक्चर दिखाया था प्रोफाइल एनालाइजर के नाम से, तो वो यस। एक ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कर सकता है। लेकिन मैं अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचा, क्योंकि उसमें और फर्दर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ठीक है, और यस। उन डेटा को को कलेक्ट करना और उस यूजर्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अभी तक मैं मतलब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। तो लेकिन यहाँ पे जो ये है ना कि यूजर्स, मैंने जैसे ओवरऑल फ्लो में दिखाया था कि यूजर ने हम्म कोई स्पेसिफिक वीडियो दी है, तो मैंने क्या किया है, मैंने 5-10-15 मैंने वीडियोस वो किए हैं, प्रोसेस किए हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि इसमें कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज और जनर। ठीक है, जिस तरह से वेस्टर्न हो गया, एक्शन हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। हम्म। तो उसको ये है कि यूजर ने कोई उसको मैं वही एक्शंस रिकमेंड करवा रहा हूँ जो मैंने मॉडल ट्रेंड किया है। मैंने मॉडल ओके। यूज किया है, सॉरी, मैंने डेटा सेट यूज किया है यूसीएफ 101। सही है, तो 101 में 101 हमारे पास एक्शंस हैं, तो वो वही उन्हीं कैटेगरीज में मैं यूजर को दिखाता हूँ, मतलब 5 या 6। ठीक है, अब हम्म। इसमें मिसाल के तौर पे कुछ वीडियोस में अगर नुडिटी है, और हम नुडिटी को हाइड करना चाह रहे हैं, या कुछ और उसमें ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो ये वाली अप्रोच काम नहीं करेगी, क्योंकि यूसीएफ 101 में कोई इस तरह से कैटेगरी नहीं है जो वो नुडिटी को डिटेक्ट करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना मॉडल दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, या हमें 2 मॉडल रखने पड़ेंगे, लेट से मल्टीपल मॉडल्स रखने पड़ेंगे जो उस नुडिटी को हम डिटेक्ट कर सके। सही सर, थैंक यू सर। या या सर, थैंक्स फॉर द सेशन। वो आप बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल जो है, मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी है, क्योंकि मेरे काफ़ी और भी सवाल हैं, तो आई वुड लव नहीं टू नहीं, आस्क देम। या श्योर श्योर, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ईमेल मी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेज ऑन लिंक्डइन।
ठीक है, क्योंकि ओके। लिंक्डइन पे ये होता है ना कि कभी कभी इंसान भूल जाता है या नहीं यूज करता। ईमेल में ये होता है यस। जब भी बंदा फ्री होता है उस वक्त में ईमेल करे। और मैं ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ सारे यहाँ जो लोग हैं मोस्टली वो अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा। इनिशियली आप कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, लेकिन अगर कोई प्रोफेसर है या कोई लोग हैं तो उनको आप ईमेल करें काइंडली। ठीक है, यस। तो उसका यस। ये एडवांटेज होता है कि वो एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक एटीट्यूड शो करता है। यस सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो पर्सनलाइज्ड मीडिया जनरेशन है डिवाइस के ऊपर, इसमें जो यूजर की डाटा की जो प्राइवेसी होती है उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, उसको कैसे मेक श्योर किया जाता है? क्लाइंट साइड का ये एडवांटेज है ना कि आप उसको किस तरह से डेटा को रख सकते हैं। ये डेटा आपका पूरा अपने डिवाइस में ही होता है। उसका सिंपल सा एग्जांपल है, रिसेंटली एप्पल ने अनाउंस किया था, रिसेंटली मतलब 3-4 साल, 3-4 माह आई थिंक, या लास्ट ईयर की बात है। तो या कोई भी अगर अंडर या चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ठीक है, डिवाइस पे वो उनको डिटेक्ट करेंगे। और लॉ इन्फोर्समेंट को ना वो बताएंगे कि भाई इस स्पेसिफिक आईफोन में ये फोटोज मतलब अवेलेबल है। तो सबसे सारे लोगों ने यही कहा था ये एक प्राइवेसी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। ठीक है, उसका वजह ये है कि आपने जो स्मार्टफोन पे ये चीज़ें आप ना करें, क्योंकि हमारा अपना एक पर्सनल डेटा है। सिंस ये अगर हम खुद जनरेट करते हैं, हमारा अपना डिवाइस है, कोई भी लेट्स से स्मार्टफोन है, ठीक है, तो उसको हमारी मर्जी है कि किस तरीके से हम उसको सेव करते हैं। नॉर्मली हम करते हैं इनक्रिप्टेड के जरिए, इंक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन की फिर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, सिंगल इंक्रिप्शन है, डबल इंक्रिप्शन है, और इंक्रिप्शन के डिफरेंट हमारे पास है अल्गोरिदम, जिसमें सबसे ज्यादा यूज हो जाता है एईएस आई थिंक। वो इंक्रिप्शन अल्गोरिदम हम यूज करते हैं और उस डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। अगर सही यही है। यही यही सवाल है, इसमें आपने और भी कुछ यही पूछना था, है? बेसिकली यही था, वो आपने क्वेश्चन, मुझे आंसर मिल गया। इंक्रिप्शन यूज की जा सकती है उसके अंदर। नहीं सही की हो गया। नहीं जा सकती, हम करते हैं, हम करते हैं। ओके। ठीक है, सही। इसमें तो इसमें जी जी। एक मिनट, इसमें ये है ना, जैसे अगर आप इंक्रिप्शन अल्गोरिदम यूज नहीं करते, अगर प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन रखते हैं, प्लेन टेक्स्ट मतलब इजीली रीडेबल है, कोई भी इंक्रिप्ट नहीं है, तो कोई भी बंदा उस चीज को वो पढ़ सकता है। कोई भी अगर मिसाल के तौर पे, ये सबसे ज्यादा है चैलेंजेस है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है इस वजह से। अगर आपने कोई एपीके इंस्टॉल की है या एप्लीकेशन इंस्टॉल की है जो प्ले स्टोर में नहीं है, या कुछ गेम्स वगैरह हैं, इस तरह से स्कैम्स होते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। चाहे वो आपकी ईमेल हो या कोई पासवर्ड हो या आपकी बैंक डिटेल्स इवन, वो रीड करते हैं स्मार्टफोन से। राइट सर। अच्छा सर, इसमें इजाजत दें तो मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी 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 सर। हाँ, इसके लिए जो भी लेटेस्ट लॉ यूज हो रहा है वो है जीडीपीआर, जो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है जी कि जी आप जी क्लाइंट के डाटा को कैसे रखेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो जीडीपीआर बहुत सीरियस लेता है इस चीज को। यूरोपियन यूनियन बहुत सीरियस लेती है प्राइवेसी को, और कंपनीज भी प्राइवेसी को बहुत इंतहाई सीरियस। और नॉर्मली इसमें पीपीआई होता है, पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन, पीआईआई। तो आप जब जब भी कोई क्लाइंट का डाटा मैनेज कर प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो आप मेक श्योर करते हैं कि उस डाटा से आप क्लाइंट को फाइंड आउट ना कर सकें। वो फॉर एग्जांपल वीडियो है, तो वीडियो में आप, अगर आपने उस वीडियो को कहीं और यूज करना है, कहीं प्रोसेस करना है, तो उससे आपको ये पता ना चले ये वीडियो किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, या किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो। तो नॉर्मली देयर आर वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स फॉर इट। और कंपनीज को फाइन भी काफी बड़ा होता है अगर वो, क्या कहते हैं, कि उन प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो ना करें। तो सर, आप ये कह सकते हैं कि जी जो फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स है, इन कंपनीज की जो इंजीनियरिंग कॉस्ट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्राइवेसी को मैनेज करने में लगता है।
हेलो। हेलो। जी जी सर अली। इसमें एक चीज़ में ऐड कर लूँ सर। सफ़र ने सही कहा है, सब कुछ अ, होती हैं, लेकिन इसके साथ ही जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उनके लिए डेटा ये कलेक्ट करना और प्रोसेस करना कोई चैलेंज नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी रिलेटेड टू एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स ने इवन आपकी आईएमआई नंबर, जो स्मार्टफोन की आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बिलियन ऑफ यूजर्स हैं। उनको वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अनदर चैलेंज है कि यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज उनका एक डिफरेंट रूल्स कह लें, वो है। Right, sir. Thank you so much for the answer then. Thank you. जी सर ताहा भट्ट। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। कि जोन सी आपने लाइक कंप्लीट अपना एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया कि आप थंबनेल्स जो से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वीडियो के कंप्लीट। तो वो इतनी लाइक यू कैन से दैट अगर आपकी बैंडविड्थ बुरी है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो थंबनेल एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं। समटाइम अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट करके देखिए तो वो डायरेक्ट उस पोर्शन से दोबारा से थंबनेल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज किस तरह करके लाइक स्किप होके काम करती है कि दरमियान वाला सारा के सारा हम पोर्शन बिल्कुल स्किप आउट कर देते हैं और डायरेक्ट उस जगह पे जाके दोबारा से वीडियो स्टार्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल मैंने अभी एक लिंक आपको भी शेयर किया है। असल में जो यूट्यूब या दूसरे जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उनकी जो थंबनेल जनरेट का जो वो है अल्गोरिदम है, वो अननोन है कि किस सेकंड्स पे वो वीडियो का थंबनेल कैप्चर करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूट्यूब या दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कोई इस तरह से एपीआई जनरेट नहीं, एपीआई प्रोवाइड नहीं करते कि मैं उनकी थंबनेल डाउनलोड कर सकूं। और अभी तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। जब मैंने ये रिसर्च की थी तो इतनी नहीं थी, इश्यूज नहीं थे। अभी उन्होंने और मतलब प्राइवेसी ऐड कर दी है उन थंबनेल्स को ऑप्ट इन करने के लिए। तो इसके हल के लिए मैंने अपना सर्वर क्रिएट किया था, जिसमें मेरे पास उसकी थंबनेल्स भी हैं और वीडियो सेगमेंट्स भी हैं स्पेसिफिक वीडियो के लिए। तो वो नहीं है कि मैं मतलब यूट्यूब से वो सारी थंबनेल्स डाउनलोड कर रहा हूँ, थंबनेल कंटेनर्स डाउनलोड कर रहा हूँ। वो एक सिंपल मैंने एग्जांपल दिखाया था कि वो एक पॉसिबल है। शायद मेरे मेरे पास वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है अभी कि मैं उसको फिगर इट आउट कर सकूं कि मैं थंबनेल कंटेनर किस तरह से डाउनलोड या ऑब्टेन कर सकता हूं यूट्यूब से या किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से। अगर मैं कर भी लूं, लेकिन मुझे नहीं वहां पे कोई भी मतलब अल्गोरिदम अवेलेबल नहीं है कि वो थंबनेल जनरेट कैसे हो रही है। ठीक है, क्योंकि हर सेकंड्स के लिए मुझे एक स्पेसिफिक थंबनेल रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं उसको फर्दर में प्रोसेस कर सकूं। जी सर। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, एक आइडिया है। लाइक हम गूगल पे सर्च करते हैं कि कोई भी हमारी क्वेरी होती है, तो हमें उसके अगेंस्ट जो है ना यूट्यूब वीडियोस मिल जाती हैं। और समटाइम्स ये होता है कि बिंग पे अगर हम सर्च करें तो हमें वीडियो का एग्जैक्ट पोर्शन वो दिखा देता है कि इस पोर्शन के अंदर जो है ना आपका जो है वो जो चीज़ आपने क्यूरी की है उसका रेलेवेंट आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो आपकी जो रिसर्च है, ये भी उस में इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आई गेस, कि हमें जो है वो पूरी वीडियो का जो है वो थंबनेल्स मिल जाते हैं और एक ब्रीफ मिल जाता है।
तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम जो है जब सर्च करते हैं तो बजाय इसके कि वीडियो के एग्जैक्ट पार्ट में वो हमें दिखाए, हमें वो एक ओवरव्यूज से मिल जाए थंबनेल्स में, तो ये कैसा रहेगा? डेफिनेटली इसकी ये भी एक एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशंस हैं जो जिस पे मैं मतलब काम कर रहा हूँ। मसला ये होता है कि अगर आप वो एक एस्टेब्लिश लैब नहीं है, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी के साथ फंडिंग हो, तो आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप या कोई और करना चाहता है या कोलेबरेट करना चाहता है, आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद देम। इसके साथ मेरे जहन में और भी हैं, एलएलएम के हैं कि किस तरह से मैं एलएलएम यूज़ करके चीज़ों को प्रोसेस कर सकता हूँ। कुछ और आइडियाज़ हैं। एक आइडिया जो मेरा पेटेंट में है उसको मैंने पब्लिश करवाना है। तो अगेन ये सारी प्रायोरिटी की बात होती है कि आपके पास कितना टाइम है, कौन सी प्रायोरिटी है, और इस हिसाब से फिर आप रिसर्च करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू। सर यस मेरा एक और सर क्वेश्चन है। दानिश। सर जैसे कि आपने जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात की, अगर आप बताना चाहें तो इसमें आप बता सकते हैं कि आपको कितना कंप्यूट लगा, मतलब रैम, डिस्क स्टोरेज और जीपीयू, डेटा सेट हाँ, के हिसाब से। ओके यार, मैं पहले शुरू से एक और चैलेंज है ये, आपने सवाल पूछा है तो मैं एक और इसमें एक चीज़ इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ। उसके बाद आपका कंप्यूटेशनल रिसोर्स का मैं इसको रिस्पांस देता हूँ। वैसे बाय द वे मुझे तकरीबन 2 साल लगे कंटिन्यूसली इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कि मैं थंबनेल को प्रोसेस कैसे करूं। क्योंकि ये मोस्टली सम ऑफ यू गाइस, सम ऑफ यू इंडिविजुअल्स आई वुड से, उनको डीप लर्निंग का और मशीन लर्निंग का आइडिया है। तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वीडियोस को, लेकिन थंबनेल मेरी इमेजेस हैं, तो मैं कौन, और मुझे टाइम स्टेप इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो मैं कौन सा नेटवर्क यूज़ करूँ, 3D CNN यूज़ करूँ, 2D CNN यूज़ करूँ, LSTM+CNN यूज़ करूँ, किस तरह से लगूँ नेटवर्क यूज़ करूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे तकरीबन 2 साल लगे। ठीक है, उस दौरान मुझे मेरे प्रोफेसर ने, जो कोरियन प्रोफेसर ने 2-3 मरतबा मुझे कहा कि अपना टॉपिक चेंज करो, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी स्टक रहा था। और आखिरी टाइम पे मैंने उसको कहा था मुझे सिर्फ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, आई थिंक 2, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं टॉपिक अपना चेंज करूंगा 2 साल बाद। और आपका जो दूसरा सवाल है जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स के हवाले से, कोरिया में जनरली कंप्यूटेशनल बहुत मशीन्स बहुत अच्छी होती हैं। आई थिंक 32 GB और 160 और 180, जिसमें अगर 8 GB या 16 GB हो, VRAM GP हो, ठीक है, वो इनफ रहेगा आई थिंक। लेकिन मैंने जो मशीन्स यूज़ की थी हमारे जो लैब में थी वो काफ़ी अच्छी मशीन्स थी। वहाँ पे आई थिंक 1 to 8 GB उनकी रैम थी आई थिंक। और उनके मल्टीपल हमारे पास जीपीयू होते थे जिनकी हमारे आई थिंक 32 GB उनकी ग्राफिक्स की मेमोरी थी। और एएमडी के लेटेस्ट प्रोसेसर थे। लेकिन ये जो है आइडिया है वो आप छोटे डेटा सेट्स पे भी ट्राई कर सकते हैं। लाजमी तो नहीं है कि हम UCF 101 को हम ट्रेन करें। हम किसी और डेटा सेट को हम यूज़ कर सकते हैं, जो और वीडियोस को हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर इसमें और पूछना है तो आप बताएं, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो। नो सर, थैंक यू, इट इज एनफ। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं यहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ। हाई कोर्ट गुरु की मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है। तो सर गुलाम मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर दिस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स ने को आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। और यहाँ पर ऑफ कोर्स सैटरडे मॉर्निंग है और आपने टाइम निकाला, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। थैंक यू सर। और होपफुली हम फ्यूचर में भी कोलैबोरेट करेंगे सर। हम इंशाल्लाह। इस हाई कोर्ट गुरु के प्लेटफॉर्म से वी ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स के वो ना सिर्फ प्रोफेशनली ग्रो करें, बल्कि हमारे बहुत स्टूडेंट्स यूएस आ रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। अभी स्प्रिंग सेमेस्टर में
हमारे 5 स्टूडेंट्स सर दे आर कमिंग टू यूएस, और ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे आ रहे हैं, मास्टर्स अच्छा। पीएचडी के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि स्प्रिंग में इनटेक थोड़ी सी कम होती है, तो फॉल के लिए अभी हम वी आर गाइडिंग, और इंशाल्लाह फॉल 2025 में वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उस सिलसिले में भी आपसे जो गाइडेंस होगी हम कोशिश करेंगे आपसे भी गाइडेंस लें इस में। बट थैंक यू वेरी मच सर फॉर नहीं योर सर, टाइम एंड फॉर दिस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। नहीं नहीं सर, थैंक यू। मैं एक और चीज़ सर ऐड करता जाऊं सर, रिजवान ने आईकुड गुरु का कहा है यार। मैं तकरीबन 10 साल तक से मैं काम कर रहा हूँ मेनली सिंध में, एजुकेशन और हेल्थ केयर के हवाले से, क्योंकि मैं यही एक चीज़ है कि यही चीज़ है, एज ए पाकिस्तानी एज ए नेशन हम आगे बढ़ सकते हैं। एक एजुकेशन, एक हेल्थ केयर, ना ना कि कोई और ए बी सी दूसरा कोई शोबा है या कोई चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है या काफ़ी लोग हैं वो इन दो एरियाज पे फोकस नहीं करते। तो मैं ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, कि किसी को भी इस हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो या। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस ऑफर। ठीक है। बिल्कुल, हम आप तो हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स होंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज आप सर गुलाम मुस्तफा को ऐड करें अपने लिंक्डइन में। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए है, जिस तरह सर तो ऑलरेडी कह भी रहे थे कि वो प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आइडियाज में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐड कीजिए। एंड सर या इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू कोलैबोरेट विद यू, और आपसे जितनी हमें हेल्प और गाइडेंस मिल सकेगी, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट। तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सर। सर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सर, थैंक यू। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, एनीवन हैविंग क्वेश्चन, काइंडली वो आस्क कर सकते हैं। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपने बात की ये कोरिया में सिस्टम्स अच्छे हैं, तो उधर फॉर एग्जांपल वी विल ट्राई कि हम यूएस में स्टडीज़ कंटिन्यू करें, लेकिन अगर हम कोरिया में जाना चाहें तो उसकी स्टडीज़ वगैरह और ओवरव्यू थोड़ा दे दें कि कैसा है और हमारे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है। असल में मैंने ऑलमोस्ट मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है साउथ कोरिया में, और अभी तक मैं यूएस का जो सिस्टम्स हैं वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। तो ऑनेस्टली मुझे इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो गवर्नमेंट है बहुत हेल्प करती है। उनके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, यहाँ पे भी हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस तरह से जितने भी लड़कों ने वो ली है, एडमिशन ली है या स्कॉलरशिप सिक्योर किया, मोस्ट प्रोबेबली उनके जो रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादा होंगे। लेकिन कोरिया की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो उसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, कि वो एक छोटा सा मुल्क है, इतनी आबादी नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। मौसम मतलब एज ए जो वेदर है, एयर है दूसरे अल्फाजों में, वो बहुत साफ सुथरी है। यहाँ पे मैं अभी तक चीज़ें वो सीख रहा हूँ या अडॉप्ट कर रहा हूँ यूएस में। बाकी अगर आप यूएस में बैठ के कोरिया में जाना चाह रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कोलोब्रेशन के जरिए आप कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोफेसर्स से आप कांटेक्ट करें। वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तान प्रोफेसर्स भी हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। सुकुकुआन यूनिवर्सिटी है, कोरिया यूनिवर्सिटी है, क्योंगी आई थिंक यूनिवर्सिटी है, गाचन इटसेल्फ है। वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं और कोरियन प्रोफेसर्स भी हैं। तो आप उनके ज़रिए से कोलेबरेट कर सकते हैं। मेनली यूएस में काफ़ी एरियाज पे रिसर्च होती है जो कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है रिसर्च करने की। लेकिन मतलब कहता नहीं हूँ, लेकिन लेकिन कोरिया में ज़्यादातर उन चीज़ों पे रिसर्च की जाती है। ज़्यादातर मीन्स मोर देन 90% कि वो रियल वर्ल्ड पे हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आपको वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिलते हैं, रियल वर्ल्ड चीज़ों पे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सब ज़्यादा कोलेब्रेशन होता है सैमसंग, एलजी, ये आइकिया, अगर सॉरी आइकिया कहाँ से आ गया, किया, सही है, किया वगैरह जो कंपनीज हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, प्रोफेसर्स के साथ वो कोलेब्रेशंस करती हैं।
इसमें अगर और कोई चीज पूछनी है तो आप बताएं, अगर मैंने कोई मिस किया हो, क्योंकि मैं एक मतलब इस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो अगर आपका कोई सवाल है कोरिया के हवाले से, तो मैं मतलब आई विल बी फ्री टू रिस्पॉन्ड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने साउथ कोरिया से यूएसए मूव किया तो वो कैसे किया, मतलब उसका प्रोसेस थोड़ा सा अगर आप हो सके तो शेयर करेंगे, मतलब ये नहीं के बाद। यार रिसेंटली एक मैंने पाकिस्तानी मौलवी की वीडियो सुनी थी। वो कहता है कि ये जो ममालिक है अमेरिका और कनाडा, उन लोगों को बुलाते हैं जो यहाँ आना नहीं चाहता। ट्रू और झूठ है सच है मुझे नहीं पता। मैं कोई वो नहीं हूँ, मतलब मैं कोरिया यूएस की आने की वजह सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से है। मेरी ये जो बेटा है या मेरी जो मिसेज है, उनको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का आने का शौक था, तो कुछ फैमिली वजूहत की वजह से। तो उन्होंने कहा कि आप यूएस अप्लाई करें, और मैंने हार्डली 5-6 जगहों पे अप्लाई किया होगा पोस्ट डॉक के लिए। तो मेरा पोस्ट डॉक हो गया। फिर पोस्ट डॉक से प्रोफेसरशिप लेना बहुत मुश्किल है, वो बहुत चैलेंजिंग है। जो आपने ये स्लाइडें देखी है ना, मेनली मैं प्रिपेयर करता हूँ। और कुछ मैंने इंटरव्यूज भी मैंने पढ़े हैं जो आई कोड गुरु वाले शेयर करते हैं लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे, कि वो स्टूडेंट्स जनरली अपना रिसर्च या ओवरऑल बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली मैं इस तरह से स्लाइडें प्रिपेयर करता हूँ इंटरव्यू के लिए। जहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू होता है, इंडस्ट्री में होता है या फिर एकेडमिया में होता है। तो पोस्ट डॉक से प्रोफेसरशिप लेना ये ज़्यादा चैलेंजिंग था। यूएस आना मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था। शायद मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, या शायद मैं एज का है मुझे नहीं पता, या मैं इतना वो इंस्पायर्ड नहीं हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यूएस आना मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं हुआ काम। और वीज़ा का जो इन इन जनरल प्रोसेस है, मेरी फैमिली की वीज़ा मुझसे पहले लग गई थी। मैं कोरिया में था, मेरी फैमिली पाकिस्तान में थी। तो उनको उसी टाइम पे वीज़ा मिला था मुझे। मैंने इंटरव्यू दिया था आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में मुझे उन्होंने डाला था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में, एपी जिसको कहते हैं। और वीज़ा इशू किया था उन्होंने शायद जनवरी या फरवरी में। मेरी फैमिली की वीज़ा वो आ गई थी अक्टूबर में या नवंबर में, उन्होंने वीज़ा दिया था, उसी दिन उनका अप्रूवल हो गया था। और मतलब यही है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या होता है, क्या वजह है, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का। लेकिन अगर आप मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊं, काइंडली सोशल मीडिया पे थोड़ा हल्का हाथ रखें, या सोशल मीडिया पे वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जो आपकी ज़रूरत है, ना कि दूसरों की ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरत है। हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जगह पे कमेंट लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक अलहदा प्रोफाइल बनाएं जहाँ पे अगर आपने लेट से यूट्यूब पे कोई इसी को कमेंट करना है, पॉलिटिकल पार्टी को या किसी रिलीजियस जमात को या कुछ भी आपने करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक ईमेल हो या कोई एक अलग नंबर हो जो किसी से भी एसोसिएट नहीं हो। इवन आपने रिकवरी ईमेल में भी उसको ऐड ना करें, कोई अलहदा से उसका ब्राउजर पे वो चीज़ें करें, तो वो एक चीज़ है। नॉर्मली मेरे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे प्लेटफॉर्म से मेरे हैं ही एक दो, लिंक्डइन वगैरह। तो उस पे मैं कोई भी मतलब रिलीजियस कंटेंट शेयर नहीं करता, ना ही कोई इस तरह से कंट्रोवर्शियल कंटेंट पे कमेंट या लाइक करता हूँ। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया, और मैं इसमें स्टूडेंट्स को हम याद दहानी करवाते रहते हैं बड़ी क्लियरली कि एनीथिंग विच इज नॉट हेल्पिंग योर कैरियर इज नॉट गुड फॉर योर पब्लिक प्रोफाइल। ट्रू। तो अगर आपने अमेरिका का स्कॉलरशिप लेना है, दुनिया में अच्छी कंपनीज में काम करना है, तो आपको सिर्फ टेक्निकल चीजें शेयर करनी चाहिए, बाकी कोई चीज शेयर नहीं करनी। ट्रू। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। कि जब कोई आपका प्रोफाइल देखे तो उसे लगेगा अच्छा भाई ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका बाकी किसी चीज से कोई खास लेना देना नहीं। मेरी फैमिली, मेरी मिसेस की कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, और उसको उसी वक्त ही वीज़ा मिला। क्या क्यों मिला मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि अगर आपका प्रोफाइल नहीं होगा, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरी मिसेस को उसी वक्त मिला था। जी सर, बिल्कुल आपने पर्टिनेंट बात की है कि ये
मतलब हमें सोशल मीडिया पे काफी केयरफुल होना चाहिए। ट्रू सर। हमें सिर्फ पर्टिनेंट चीजें, मतलब देखे ना, ये पॉलिटिकल चीजें हैं, इसमें राइट और रॉन्ग है, कुछ लोग एक चीज को सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरी चीज को सपोर्ट करते हैं, तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसकी रिpercussions होती हैं बाद में। तो ट्रू। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। बाकी जो आप कोरिया और यूएस की बात कर रहे थे, जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हम ना ज्यादातर फोकस यूएस पे करते हैं। सर की बात बिल्कुल सही है, साउथ कोरिया है, जापान है, कनाडा है, पूरा यूरोप है, दे आर डेवलपिंग, उनके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जो दुनिया में टॉप पे यूनिवर्सिटीज है ना, या टॉप का जो टैलेंट है, वो यूएस बेस्ड। अब मैंने खुद फ्रांस से पीएचडी की, मैंने कनाडा से पोस्ट डॉक किया, ठीक है, मुझे यूरोप का कल्चर भी पता है, मुझे कनाडा का भी पता है। मैं वहां पर भी देखता था लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो यूएस मूव आए हैं। ट्रू ट्रू ठीक है, सर। लोगों का ये वहां पर भी ये एक ड्रीम है कि वो यूएस मूव हो जाए। मैंने यहाँ सैमसंग में काम किया हुआ है सर, तो वहां पे जी भी मतलब सैमसंग यहाँ पे डोमिनेट करती है अमेरिकन कोरियंस से, उसमें जी। बाकी लोग भी हैं, लेकिन चूंकि कोरियन कल्चर है तो वहां पे हम अमेरिकन कोरियंस उसको लीड कर रहे हो। तो वो भी कोरिया से यहाँ आए हुए हैं। तो मतलब ओवरऑल ना, अब हम ये क्यों कहते हैं, ये मतलब टेस्ला जापान में क्यों नहीं शुरू हुई, उबर कोरिया में क्यों नहीं शुरू हुई, राइट? तो ये एक हब सा बन गया है जहां पर इनोवेशन है, जहां पर स्टार्टअप्स हैं, जहां पर थ्राइव हो रही हैं। तो दैट्स वाई हम जरूर अपने स्टूडेंट्स को गाइड ये करते हैं कि कोशिश करें कि आपकी प्रायोरिटी यूएस हो। मतलब अब मतलब मुझे, अब तो खैर और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जब मैंने 2004 में शुरू किया ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी देखने की, मैंने कहाँ जाना है, तो मैंने टॉप 100 यूनिवर्सिटीज निकाली, तो मुझे लगा मैंने टॉप 100 यूएस यूनिवर्सिटीज निकाल ली हैं, क्योंकि वो तो सारी यूएससी की थी। दरमियान में कभी एक चाइना की आ जाती थी, कोई एक आध यूके की आती थी। अब खैर हालात चेंज हो गए हैं, देर आर मोर अदर यूनिवर्सिटीज, लेकिन फिर भी टॉप पे तो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, जॉर्जिया टेक ये लीड कर रहे हैं ना इस वक्त दुनिया में। तो इस वजह से जरूर हम स्टूडेंट्स को ये एनकरेज करते हैं कि वो यूएस को प्रेफरेंस दें। बाकी ऑप्शन हैं, बिल्कुल ऑप्शन ओपन है, लेकिन एज ए मतलब बजाय इसके कि पहले मैं, जिस तरह मैं फ्रांस चला गया, ठीक है, फिर मैं कनाडा चला गया, फिर मैं यूएस आ गया, तो क्या अच्छा नहीं था कि मैं डायरेक्टली यूएस आता, यहीं पढ़ता? मैं आज भी ये फील करता हूँ कि देयर इज सम गैप, क्योंकि मैंने पीएचडी यहाँ से नहीं की हुई, मैंने यहाँ पढ़ा नहीं हुआ, मुझे इनके एजुकेशन सिस्टम का इतना नहीं पता। तो दैट गैप स्टिल रिमेन। तो दैट्स आवर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। आप बहरहाल बिल्कुल सही अगेन कह थैंक रहे यू हैं वेरी सर। मच सर। नहीं नहीं सर, जैसे आपने शुरू में कहा कि हर बंदे का एक डिफरेंट मौक़िफ़ होता है एक बात का, तो आप सही कह रहे हैं। और बस इतना ही है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊं कि भाई मैं मेरे पास इतनी फंडिंग्स नहीं थी और इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जब मैं स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो शायद यही वजह थी कि मैंने मतलब यूएस को इतना टारगेट नहीं किया, जीआरई में अफोर्ड नहीं कर सकता था उस वक्त। तो शायद ये वजह थी, मुझे नहीं पता। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे कोई वो नहीं, मलाल नहीं है इस बात का कि मैंने कोरिया से पीएचडी क्यों की है या पाकिस्तान से इंडस यूनिवर्सिटी, कोई वेल नोन यूनिवर्सिटी नहीं है सच कोई। लेकिन ठीक है, हो गई तो हो गई, इट्स फाइन। जी सर, आपकी बोली, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर दिस वेबिनार। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे नेटवर्किंग में देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, उससे उसको ओवरकम करने के लिए हमें नॉइज को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अदर हैंड में अगर हम मल्टीमीडिया को देख रहे हैं तो उसका कंटेंट डबल से डबल बढ़ता जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी रिकमेंडेशन और नॉइज से हमें निकलना पड़ेगा। तो आप इस फील्ड को कैसे देखते हैं, या फिर इस पे कितनी इनोवेशन हो रही है, और इसका फ्यूचर, अगर कोई स्टूडेंट इन फ्यूचर में उसमें रिसर्च करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं? आपने आखिर दो तीन टेक्नोलॉजीज को मर्ज किया है, उनके यूज़ किए, नेटवर्किंग का, फिर मल्टीमीडिया का, फिर रिकमेंडेशन का। अम, आपने अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स पूछने हैं तो मेरे ख्याल से सर जफ़र एप्पल में काम करते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा और ज़्यादा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसका, रिसेंट जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं। इन जनरल मैं ये कहूँगा कि इट्स राइज ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स, राइज ऑफ पर्सनलाइज मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेशन। ठीक है, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकता है एज ए स्टूडेंट।
अब इसमें असल में कुछ लोग होते हैं ना, वो हाइप को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ टाइम पहले हाइप थी, अभी भी है, मेटावर्स की। लेकिन जब से ये चैट जीटीपी आया, वो मेटावर्स की हाइप इतनी हाइप नहीं रही, या डिजिटल ह्यूमंस की इतनी हाइप नहीं रही। तो मैं यही कहूँगा कि हाइप की बजाय आप कोर जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको फोकस करें, जो लॉन्ग लॉन्ग रन पे आपको काम आएंगे। लॉन्ग रन पे स्किल्स आपको आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग तो ख़त्म नहीं होनी। मतलब कोई भी हम कंटेंट दें, चाहे अगर हम मेटावर्स का भी कहें, तो मेटावर्स हम कैसे कंटेंट हम किस तरह से ट्रांसमिट करेंगे सर्वर टू उस डिवाइस के ऊपर, वीआर डिवाइस के ऊपर, या दूसरे डिवाइसेस के ऊपर। तो हमें नेटवर्किंग चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक फील्ड है जिस पे फर्दर हो सकता है काम, और हो भी रहा है। जी किसी बिल्कुल ने सर, ऐसे मेरी भी फील्ड नेटवर्किंग से रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था। और दूसरा मेरा जी जी, आप कहें। था कि नॉइज नॉइज में हम कितना आगे जा सकते हैं, मतलब नॉइज में अगर कोई भी बंदा काम करे उसके रिलेटेड, या उसको एलएलएम यूज करे, फिर जनरेटिव एआई उसमें यूज करे, तो इसका क्या नॉइज में बेनिफिट हो? मतलब नॉइज फिल्टर आउट करने में हम जो एलएलएम यूज करते हैं इन वीडियो रिकमेंडेशन में, या फिर जिस जो कंटेंट हमें एक्चुअली चाहिए तो है वो हम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम किस हद तक जा सकते हैं? यार, मुझे ऑनेस्टली नॉइज का इतना आइडिया नहीं है कि मैं आपको एक्यूरेट फीडबैक, एक्यूरेट में रेस्पॉन्स दे सकूं। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ठीक है। मच। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि आमतौर पे लोगों के दरमियान में जेन एआई जैसे आजकल पॉपुलर है, तो रिसर्च में प्रोफेसर्स किस तरफ जा रहे हैं, उनके क्या ट्रेंड्स हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे आप रजिस में हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए यानी पीएचडी में वो अप्लाई करते हैं, तो फंडिंग्स कितनी अवेलेबल होती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में? और अगर हम उनको टारगेट करें तो क्या चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिटी मिलने के पीएचडी में? जी, आपका जो पहला सवाल है प्रोफेसर से रिलेटेड, प्रोफेसर वो डिपेंड करता है उनकी फंडिंग के ऊपर, या उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कि वो किस एरिया पे फोकस करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेडिकल इमेजेस पे काम कर रहा है, मेडिकल डेटा पे काम कर रहा है, तो वो एलएलएम पे भी काम कर रहा है, वो सीएनएन या क्लासिफिकेशन आगमेंटेशंस वगैरह इन पे भी काम कर रहा है, या सेगमेंटेशंस वगैरह पे। तो वो मेनली बस मेडिकल डेटा पे फोकस कर रहा होगा। तो वो प्रोफेसर के ट्रेंड फंडिंग के ऊपर है कि उसके पास फंडिंग कौन सी है मेनली, और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या रिसर्च कौन सा है। कोई इस प्रोफेसर होता है वो सिर्फ मेटावर्स पे या नेट रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम करता है, तो उससे रिलेटेड ही वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजीज यूज होगी वो उसको देखेगा कि इसका कोई यूज केस है, या इसके यूज हो सकता है नहीं हो सकता। जो दूसरा सवाल है आपका रिजिस यूनिवर्सिटी के हवाले से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हवाले से, रिजिस ये टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी है। इस पे यहाँ पे ये पीएचडी प्रोग्राम ऑफर नहीं करती, स्पेशली डेटा साइंस में। इनके यहाँ मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं डेटा साइंस के, लेकिन पीएचडी के नहीं है। तो यहाँ पे मेरे काफी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, या दूसरे नेशनल के नेशनलिटी के स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मली वो लोन लेके आते हैं यहाँ पे, या फिर वो लेते हैं अपना, उनको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। तो यहाँ पे मतलब वो वाली स्कॉलरशिप नहीं है, 100% स्कॉलरशिप जो अगर आप टारगेट करें इस इन जैसी छोटी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो हो गई, ठीक है, ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन प्रोफेसर्स के पास फंडिंग होती है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आपने AR VR और XR का नाम लिया था, तो अगर उस तरफ अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो क्या अभी इस तरह के प्रोफेसर काम कर रहे हैं उस तरफ, या यही जेन AI वगैरह की तरफ फोकस है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे जन एआई पे काम करेंगे तो कैसा काम चलेगा? ऐसा थोड़ी होता है। जाहिर सी बात है, सारे डेटा साइंटिस्ट तो नहीं हो सकते, सारे एआई रिसर्चर तो नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को का इंटरेस्ट है, कुछ लोग किसी और एरिया पे भी तो काम करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी काम हो रहा है, एक्सआर पे काम हो रहा है। ये जैसे इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इनकी लैब है, मेटा वालों की लैब है। और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी ओरिजिन है, जो उसका वो है, मैनेजर के लिए या प्रोफेसर है। प्रोफेसर तो ही है, लेकिन वो जो उस एरिया को वो हैंडल कर रहा है, डायरेक्टर है। आई थिंक वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। तो कहने की बात यह है कि डायरेक्टर जी, तो वो कहने की बात यह है कि यहाँ पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अब काफी जो चैलेंजेस उसके अपने हैं, जिसमें मेटावर्स तो एक मतलब XR तो है, लेकिन उसके साथ भी एक और चैलेंजेस है जिसमें हम कहते हैं डिजिटल ट्विंस। ठीक है, अगर रिसेंटली आपने वीडियो देखी होगी मार्क जकरबर्ग, आई थिंक लास्ट ईयर आई थी, तो उनकी जो क्वालिटी थी वो ऐसे कोई खास नहीं थी। वो कोई उन्होंने रियल टाइम पे मेरे ख्याल से जनरेट नहीं किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। उन्होंने पहले आई थिंक पिक्चर्स कैप्चर किए थे, फिर उनको प्रोसेस करके उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस को उन्होंने कैप्चर किया था। एक पॉडकास्ट आया था उनका, मार्क जकरबर्ग का, और एक और बंदा है मशहूर है, मैं नाम नहीं आ रहा जेहन में, उसके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया था, स्पेशली इससे एरिया से रिलेवेंट। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली हाफ एन आवर हमारा अबव हो गया, आपका हमने टाइम लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल वेबिनार। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर सर। टाइम। और माई सेल्फ एंड डॉक्टर रिजवान विल बी हेयर, तो अगर किसी और का कोई जनरल क्वेश्चन है तो हम आंसर कर सकते हैं। बाकी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। तो आप बेशक चाहें तो साइन ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो जो है, सो नॉर्मली हम वेबिनार के एंड पे स्टूडेंट से कुछ जनरल क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं जो वो करना चाह रहे हैं। जी एनीवन, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई जेनेरिक क्वेश्चन हो, आई कोड रूल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, एनीथिंग। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। माय नेम इज सफीउल्लाह सलीम सर। माय क्वेश्चन इज के जैसे सर ने कहा कि चूंकि अब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो कंटेंट काफी ज्यादा अवेलेबल है, इधर वो हमारे पास वीडियो की फॉर्म में हो या हमारे पास वो टेक्सचुअल डाटा हो। तो हमें रिसर्च करते वक्त अगर हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल या कोई वीडियो वगैरह फाइंड आउट करनी है या कुछ लिखना है, तो हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए? काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दें। जी, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यानी कि जो मोस्टली लोग जो PhD या रिसर्च करना शुरू करते हैं तो वो इसी चीज में पजल रहते हैं कि पढ़ें क्या, कहाँ करते हैं। वो थोड़ी देर के बाद आगे जब एडवांस होते हैं समझ आना बंद हो जाती है, फिर दूसरी चीज में जाते हैं, फिर कोई आर्टिकल आ जाता है, फिर कोई नया ट्रेंड टॉपिक आ जाता है, तो समझ नहीं चल रही होती कि काम करना है। यही क्वेश्चन है आपका, जी सर, यही बिल्कुल। है ना? तो आपका बेसिकली गोल क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपने सर एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है? सर ऐसे चूंकि अभी हमने ग्रेजुएशन की है तो आगे हमने मास्टर ईयर के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल टॉपिक्स दिए जाते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। तो, तो उसके लिए हमें कैसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा सा ये। सबसे पहली बात यह है, जो अमेरिकन सिस्टम में अंडर ग्रेजुएट होता है जिसको पाकिस्तान भी फॉलो करता है, उसमें रिसर्च से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट। रिसर्च के लिए आपको आना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स, डोमेन का मैथमेटिक्स।
और वो पढ़ाया जाता है MS। तो जो BS का स्टूडेंट है उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता कुछ रिसर्च आएगी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक गाँव का बच्चा कभी लाहौर नहीं गया और वो क्लेम करना शुरू कर दे कि मैं लाहौर, मुझे पता लाहौर क्या है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है? जी सर, समझ आ गई। तो जब BS का एक बच्चा ये कहता है, ये सर तला अभी ना हम लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं क्योंकि अभी मिक्स किस्म के क्वेश्चन आएंगे। तो जब